दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गोपीचंद चौधरी और मैं राजस्थान में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता हूं। मेडिकल में मेरा जैसा भी बताया नौकरी कर रहा हूं पिछले लगभग 32 साल से। अब एक बात करते हैं खास बीमारी के बारे में। एक्चुअल में बीमारी और डिसऑर्डर ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हमें पता ही नहीं है कि हम जिसको बीमारी समझ बैठे वो बीमारी है या नहीं है। आपको कुछ मैं चौंकाने वाले फैक्ट बताना चाहूंगा। पहला फैक्ट है कि 20 साल पहले अस्पतालों की संख्या कम थी, अभी अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और अस्पताल करते क्या है, मरीज गया तो उसका इलाज करना ही तो उनका मेन काम है। हॉस्पिटल के अंदर अगर लोगों का इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है, तो फिर मरीजों की संख्या तो घट जानी चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि वहां पर इलाज हो रहा है किनका। देखिए, दो तरह की बीमारी है। एक वो है जिसे बीमारी कहते हैं। बीमारी उसे कहते हैं जिसमें आप पर किसी वायरस का, किसी बैक्टीरिया का या किसी जर्म्स का हमला हुआ हो, पहली बात। या आप किसी एक्सीडेंट के शिकार हो गए हो, आपको कोई इंजरी हुई हो, बर्न इंजरी हो गई हो, हाथ कट गया हो, पैर कट गया हो, सिर फूट गया हो, कहीं सर्जरी की जरूरत है, तो उसके लिए अस्पताल की जरूरत होगी। दूसरी चीज वो है जिसे बीमारी नहीं कहते, बट उसको आज के टाइम पर लाइफ स्टाइल डिजीज का नाम दे दिया गया है। एक्चुअल वो डिजीज नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो कैसे पहचानेंगे? अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज जरूर होगा, और बीमारी का इलाज हमेशा 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में कर दिया जाता है। यदि कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आपको लंबे समय तक दवाएं रिकमेंड की जा रही हैं, तो रियल में वह बीमारी है ही नहीं। वो क्या है? वो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। बॉडी के जो ऑर्गन है उनका हार्मोन डिसबैलेंस है, डिसऑर्डर है। जैसे कि किसी को बुखार आ गया, एक वायरस की वजह से या एक बैक्टीरिया की वजह से, उसको एंटीबायोटिक दे दिया जाएगा, उसको 3 दिन, 5 दिन टाइफाइड होगा, कुछ भी होगा, मलेरिया हो गया, तो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में वो ठीक हो जाएगा। किसी को यदि ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो अगले 45 दिन में उसका बुखार उतर जाएगा और 6 महीने कोर्स के बाद वो ठीक हो जाएगा। किसी को अगर मान लेते हैं इंजरी हो गई, तो उसको स्टिच रिमूव कर दिया जाएगा और उनको अलग कर दिया जाएगा या जोड़ दिया जाएगा, जो भी सिचुएशन होगी, और उसको एक पैर भी टूट गया तो उसको महीने 2 महीने में उसको ठीक कर दिया जाएगा। इसका मतलब है ये बीमार थे, इनका समाधान था और ये ठीक हो गए। अब इनको कह दिया गया अब आपको आगे दवाइयां नहीं खानी। लेकिन ब्लड प्रेशर किसी को हुआ तो क्या उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद कह दिया जाएगा अब दवाइयां बंद कर दो? नहीं, क्योंकि वो बीमारी ही नहीं है। वो बीमारी है ही नहीं। वो आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से एक बॉडी का डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है। चूंकि वो डिसऑर्डर आपकी लाइफ स्टाइल से आपने खुद डिसाइड किया है, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी आपके पास है। ठीक। किसी को मान लेते हैं, किसी को डायबिटीज हो गया, तो क्या डायबिटीज अगर हो गया, अगर ये बीमारी होती तो इसकी कोई मेडिसिन होती ना, कि भाई ये आप दवा ले लीजिए, 1 महीने 2 महीने का कोर्स है, उसके बाद आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज। ये क्या है? डायबिटीज आपका पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है। ये आपके आज के खान पान और जीवन शैली से आपने उत्पन्न किया है। चूंकि इसका सीधा संबंध खान पान और जीवन शैली से है, इसलिए इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी। जिसका समाधान ही खान पान और जीवन शैली है, तो उसकी दवाई कोई दी भी नहीं जा सकती। तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? आप खुद करेंगे। हमारा शरीर दवाइयां खाने के लिए नहीं बना है। दवाओं का इतिहास बहुत लंबा नहीं रहा है। एलोपैथी का इतिहास बहुत लंबा नहीं रहा है। एलोपैथी को आपको केवल इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है, सर्जरी के लिए इस्तेमाल करना है, आपको इन्फेक्टेड डिजीज के लिए इस्तेमाल करना है। लाइफस्टाइल डिजीज में एलोपैथी का कोई रोल नहीं है। और यही कारण है कि वहां पर जो भीड़ अस्पतालों में आपको दिखती है, वहां रियल में जो पेशेंट है दैट इट ओनली 20%। 80% जो पेशेंट है वो पेशेंट है लाइफस्टाइल से रिलेटेड। वो उसके बॉडी के डिसफंक्शन है, बॉडी का डिसऑर्डर की वजह से है, जो उसने खुद क्रिएट किया है। उसे दवा नहीं, उसे पोषक तत्वों की जरूरत है। अगर उसको उसके जिस ऑर्गन ने अपने आप के फंक्शन को डिसबैलेंस कर लिया है, उस ऑर्गन के स्वस्थ रहने के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से उसको पोषक तत्व डिसाइड करके दे दिए जाएं, तो वो लाइफ स्टाइल से ठीक हो जाएगा। उसको लाइफ स्टाइल से होने वाली बीमारियों से वो बाहर आ सकता है। ठीक। तो ऐसी ही एक चीज के बारे में जानते हैं, दैट इज थायराइड।
है ना, थायराइडिज्म जो बीमारी होती है थायराइड, एक्चुअल में ये बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है, ये थायराइड का डिसऑर्डर है। ठीक, तो ये है क्या एक्चुअल में, कहाँ है ये थायराइड ग्लैंड, कहाँ पाए जाते हैं, इसके काम क्या है और इसका क्या बीमारी हो सकती है, आपको लक्षण क्या होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है और सप्लीमेंट क्या चाहिए, उन चीजों पर बात करेंगे अगले 15-20 मिनट। आपकी जो रिप्स है, ये जो कॉलर बोन होती है, हड्डी, लास्ट हड्डी, इसके सेंटर में जब आप ऊपर उंगली उठाएंगे तो यहाँ एक होलो मिलेगा, आपको एक गड्ढा सा मिलेगा। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पसली की तरह रिप्स जैसी 3 धारियां मिलेंगी, लहर सी मिलेंगे, उठा हुआ हिस्सा मिलेगा, यहां पाई जाती है आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक, इसका काम क्या है, ये क्या करती है एक्चुअल में, इसका जो मेन फंक्शन है पूरे बॉडी के ऊपर, बॉडी के लगभग सभी फंक्शंस के ऊपर इसका रोल है। कुछ मुख्य रोल क्या है, ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है आपका थायराइड ग्लैंड। इस ग्लैंड के काम क्या है, ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, आपको सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में भूख लगे इस बात का इंतजाम बंदोबस्त करता है आपका ये ग्लैंड। आपके डाइजेशन सही से काम करे उसमें रोल अदा करता है आपका यही थायराइड ग्लैंड। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़े, यानी कि आपका शरीर मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल कर सके और यूटिलाइज कर सके, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका यही थायराइड ग्लैंड। आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सर्दियों में आपकी बॉडी के टेम्परेचर को राइज कर देता है, गर्मियों में आपके टेम्परेचर को नीचे ले आता है, आपको स्वेटिंग जो पसीना आता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है आपका ये थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा बॉडी के हर फंक्शन के, हर ऑर्गन के ऊपर इसका मेन काम है। ठीक, लगभग ये सभी बॉडी की एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यही कारण है कि आपने सुना होगा किसी को यदि थायराइड हो गया तो उसको बीपी भी होगा, उसको ये भी होगा, या ये कहिए किसी को अगर डायबिटीज हो गई है तो उसको हाइपरटेंशन भी होगा। यानी कि एक आपका ग्लैंड यदि वो उसने अपना डिसफंक्शन मोड में चला गया तो वो दूसरी ग्लैंड को प्रभावित करेगा, क्योंकि अल्टीमेट उसने अपने द्वारा किए जाने वाले फंक्शन के साथ साथ वो दूसरे ग्लैंड के फंक्शन के लिए भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है, उसका असर वहां तक जाएगा। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है इस थायराइड में, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, जो थायराइड ग्लैंड है ये एक इंटेलिजेंट ग्लैंड है। इंटेलिजेंट ग्लैंड का मतलब है अपने निर्णय यह ग्लैंड खुद लेती है, इसके लिए निर्णय कोई डॉक्टर या कोई दवा नहीं ले सकती, इसके अपने खुद के डिसीजन होते हैं। इसे ये पता होता है कि इसे कब और कितना हार्मोन रिलीज करना है, ये डिसाइड डॉक्टर नहीं कर सकता, ये ग्लैंड खुद डिसाइड करती है कि मुझे कब और कितना हार्मोन रिलीज करना है। ठीक, हमारी थायराइड ग्लैंड की सेहत को सही रखने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, यदि वह पोषक तत्व इसको नहीं मिल रहे हैं, इसकी भी अपनी खुराक है, खाना खुराक है इसकी, यदि वो पोषक तत्व इसको नहीं मिलेंगे तो होगा क्या, इसका जो फंक्शन है, और इसका फंक्शन क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करना, सही मात्रा में रिलीज करना, सही समय पर रिलीज करना। अगर इसको हेल्दी रहने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो ना देकर गलत चीजें इसको दी गई तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी और ये इसके फंक्शन डिस्टर्ब होने लगेंगे। ठीक, तीसरी डिस्टरबेंस में क्या होगा, या तो ये हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ा देगा या ये हार्मोन के सीक्रेशन को घटा देगा। जब ये हार्मोन जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके सीक्रेशन को बढ़ा देता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। बीमारी का नाम दिया गया थायरॉयडिज्म। ज्यादा रिलीज करता है तो उसे हाइपर कहते हैं। अगर ये सीक्रेशन को कम करता है, हार्मोन की मात्रा को जो रिक्वायरमेंट है आपके उसके हिसाब से उसकी तुलना में ये कम रिलीज करता है तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। स्पेशली लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं हर 8 में से 1 महिला अपने जीवन काल में कभी ना कभी इस डिजीज से प्रभावित होती है। ठीक, 60% केस मोस्टली कभी आइडेंटिफाई भी नहीं होते, रिकॉग्नाइज ही नहीं किए जाते कि इनको थायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। भारत के अंदर खासतौर पे देखा गया कि इस बीमारी के सॉल्यूशन के लिए या बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल होती है, एक साइड में डॉक्टर होता है, दूसरी साइड में मरीज होता है। चंद मिनट वो मरीज से बात करता है और एक जांच लिख कर दे देता है। कई बार वो जांच का रिपोर्ट सही भी नहीं होता है, और चूंकि
ये बार बार बदलता है, इसलिए एक रिपोर्ट पर डिसाइड भी नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पर ब्लाइंड ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा इसके डिसफंक्शन की वजह से होने वाले लक्षण इतने सूक्ष्म और बारीक होते हैं कि उन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। जबकि पश्चिम कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज, यूएस के अंदर थायराइड के मरीज को जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले और सही से डायग्नोसिस लेवल तक पहुंचने से पहले डॉक्टर मिनिमम 2 से 3 साल का समय लेता है। हमारे यहाँ 2 से 3 मिनट का समय लेता है डॉक्टर, क्योंकि ये एक आम बात नहीं हो सकती, ये एक गंभीर बात है। इसके सही निर्णय पर पहुंचने के लिए उसकी पूरी जीवन शैली को, उसके खान पान को, उसके लक्षणों को ऑब्जर्व किया जाता है। इसलिए वहां पर इसके पेशेंट के साथ डॉक्टर अपने व्यक्तिगत रिलेशन डेवलप करता है। जब उसके रिलेशन डेवलप होते हैं तब वह से बातें करता है, उसके एक एक लक्षण को ऑब्जर्व किया जाता है, समय समय पर जांच की जाती है अलग अलग तरह की, ताकि राइट कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। बट हमारा जैसा सिस्टम है, इसलिए कहते हैं इंडिया का जो हमारा सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, दैट इज एक बहुत ही गिरा हुआ सिस्टम है, यानी कि सब कुछ उल्टा सीधा है। वो कंट्रीज बहुत आगे हैं हमसे, उसका आप देखोगे यहाँ तो खुद ही डॉक्टर होता है, आदमी खुद ही डिसीजन ले लेता है, चाहे जिसको डिसीजन दिला देता है, काउंटर सेल होती है, दवाइयां वो खुद ले लेता है, सेल दुकानदार कर देता है। यूं ही चल रहा है सब कुछ, है ना। कभी एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे कि ये कितना खतरनाक खेल हम लोग खेल रहे हैं। अभी बहुत जरूरत है जागरूक होने की, और पोषण पर लोगों को बहुत समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप समाज के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे अगर आप इस टॉपिक को ठीक से समझ गए तो। ठीक, अब लक्षण क्या होते हैं, पहले बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब है अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन उचित मात्रा से कम मात्रा में प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या लक्षण शरीर में आ सकते हैं। पहला, ब्रेन फॉगिंग होने लगती है। ब्रेन फॉगिंग मतलब है एक चीजें ठीक से समझ में नहीं आती, चीजों को ठीक से हम समझ नहीं पाता, दिमाग कई बार उलझन में जाता है ना, उलझ जाता है दिमाग, कंफ्यूज सा हो जाता है। अगर ये मैं जो बता रहा हूं हाइपो यानी कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है मरीज डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, यानी कि वो डिप्रेशन की स्टेज में जा सकता है। मरीज बार बार थकान की महसूस कर सकता है, फटीग, यानी कि वो थका हुआ महसूस कर सकता है। वो ये बोलेगा कि मैं थोड़ा भी काम करता हूं मैं थक जाता हूं, मैं थका थका रहता हूं। उसे हर बार ऐसा लगे थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा एक्टिविटी करने पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डेवलप हो सकता है, मतलब है उसका सांस फूल सकती है, उसकी सांस फूल सकती है। उसको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसकी सांस फूलने लगेगी। इनटॉलरेंस ऑफ एक्सरसाइज, स्पेशली अगर उसने कोई हार्ड वर्क किया, कोई भी काम किया इस बॉडी से, फिजिकल थोड़ा एक्सेस काम किया, तो वो अपने आप को इंटॉलरेंस करेगा, यानी कि उसको सहन नहीं होगा, वो तुरंत बैठने की कोशिश करेगा, मैं बैठ जाता हूं कहीं, मुझे थोड़ा रेस्ट रिलैक्स कर लेने दो भाई। उसकी स्किन ड्राई होने लग जाएगी, यानी उसकी स्किन में ड्राइनेस दिखने लगेगी साफ साफ। बालों में रूखापन आ जाएगा, बाल उसके हल्के और पतले हो जाएंगे। उसको कब्ज की शिकायत रहने लग सकती है, वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकता है। उसको कोल्ड टॉलरेंस हो जाएगी, यानी कि सर्दी उसको आम लोगों की तुलना में ज्यादा सर्दी एहसास होगा, कम ठंड होगी और लोगों की तुलना, वो स्वेटर में कंफर्टेबल महसूस करेंगे, बट उसे लगेगा उसे और तेज और ज्यादा ठंड लग रही है, वो कुछ और ज्यादा बड़ा कपड़ा पहनना चाहेगा, वो ऊपर से जैकेट पहनना चाहेगा, यानी कि आम तुलना में उसकी सर्दी इंटॉलरेंस होगी, कोल्ड को सहन करने की क्षमता है वो घट जाएगी। ठीक, और क्या होगा, उसका वजन बढ़ने लगेगा, उसका वेट बढ़ने लगेगा, और वेट इसलिए बढ़ता है कि उसका मेटाबॉलिक रेट है वो कम होने लगेगा, उसका मेटाबॉलिक रेट है वो घटने लगेगा। उसकी हार्ट बीट कम हो जाएगी, उसकी हार्ट बीट कम हो जाएगी। ये सब लक्षण किसके हैं, हाइपो, यानी कि अंडर प्रोडक्शन है उसका हार्मोन का। अब दूसरा देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब है ओवर प्रोडक्शन कर रही है उसकी बॉडी इस हार्मोन का। तो इसके जो लक्षण होंगे वो इसके हाइपो के ठीक विपरीत होंगे लगभग लगभग। जैसे कि उसको नींद ठीक से नहीं आएगी, उसका एंजाइटी का एहसास, एक तरह से उलझन का एहसास उसका बढ़ जाएगा, उसको बेचैनी महसूस होगी, उसके हाथों में हैंड ट्रेमर्स, कंपन आने लगेंगे, थोड़ा हाथ को जब सीधा करेगा तो हाथ थोड़ा कंपन, एक कपकपी महसूस करने लगेगा।
उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, है ना, वो उसका वीकनेस महसूस करेगा, वो उसमें काम करने की ताकत नहीं रहेगी, यानी कि वो ज्यादा थकेगा तुलना में, उसके अंदर ताकत ही नहीं महसूस नहीं करेगा, उसका मन ही नहीं करेगा मैं कोई काम करूं, उसका पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट उसकी बढ़ जाएगी, उसको हीट, जैसे यहाँ कोल्ड इंटॉलरेंस था उसको हीट इंटॉलरेंस होगा, यानी उसको ज्यादा गर्मी लगेगी तुलनात्मक दृष्टि में, उसको बहुत, वो भाग के पड़ेगा कि मुझे भाई पंखा चलाओ फटाफट, भाई एसी के अंदर मुझे भेजो, है ना, कोई मेरी हवा करे, वो इंटॉलरेंस होगा उसका हीट के प्रति, उसका वजन कम होने लगेगा, और ऐसा क्यों होगा कि उसका मेटाबॉलिक रेट घट जाएगा। ठीक, तो ये कुछ मोटे मोटे लक्षण थे, ये मोटे मोटे लक्षण हैं, एक्चुअल में लक्षण ही बीमारी बन जाते हैं। दोनों हाइपो और हाइपर, एक आम सवाल होता है कि जब मेरे अंदर हाइपो है, कोई कहता है मेरा एक रिलेटिव है उसके अंदर हाइपर है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, एक मिथ आप निकाल दीजिए, हाइपो हाइपर्स की उलझन से बाहर निकल जाइए। ना हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज है, ना हाइपरथायरॉयडिज्म डिजीज है, डिजीज है डिसफंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर है, यही कारण है हाइपो और हाइपर की सेम ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि डिजीज है ही नहीं, हार्मोन ही दिया जा रहा है आपको सीधा सीधा। तो जो प्रोडक्शन है ना, यही कारण है कि एक ही मरीज में दोनों चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे आपको जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट लिया और दवा लेते गए, कुछ दिन बाद उनको जांच कराया, हर 4 महीने में इसलिए जांच कराते, पता चला उसका तो लेवल ऊपर चला गया, कम की बजाय उसका ज्यादा गया, अब उसकी डोज को रीसेट कर रहे हैं, और रीसेट किया उसको, सेम हाइपर वाले को दवा दी जा रही है, देते जा रहे, पता लगा उसका तो हाइपो में आ गया, तो उसकी डोज को री एडजस्ट करते रहना होता है। अगर ये बीमारी होती, इसके फिक्स दवा होती, मलेरिया इतने mg क्लोरोक्विन दे दो, एंटीबायोटिक 500 mg एंटीबायोटिक दे दो, इसलिए चूंकि ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी डोज को बार बार सेट करते रहने की जरूरत होती है, क्योंकि कंट्रोल इसको खुद करता है, इसके हार्मोन को कंट्रोल ये खुद ग्लैंड करता है, बाहर से दी जाने वाली जो दवा जिसे मान रहे हैं वो दवा नहीं है, वो इसे कंट्रोल नहीं करती, इसलिए बार बार जांच की जरूरत है और बार बार डोज को रीएडजस्ट करने की जरूरत होती है। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो तो उसे नीचे ना लेके और नीचे से ऊपर दवा दी जाती है। अब इसका समाधान मेडिसिन नहीं है, इसका इलाज जो करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे नहीं होता, इसलिए कभी आपने किसी को ठीक होता नहीं देखा होगा दवाइयों से। इसका समाधान मेडिसिन नहीं है, इसका समाधान है पोषण, और पोषण के ऊपर बात ही नहीं की जाती कभी डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि उन्हें पोषण के बारे में एजुकेट नहीं किया जाता, और न्यूट्रिशनिस्ट के पास हम जाना पसंद नहीं करते। हम मानते हैं कि हम सब कुछ दवाइयों से ठीक कर लेंगे, वो नहीं होगा, वो संभव ही नहीं है। तो जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उनका ठीक होने का संबंध दवाइयों से नहीं है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। लाइफ स्टाइल डिजीज की बहुत बड़ी लिस्ट है आज की तारीख में, उन सबका समाधान सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन है, पोषण है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेडिसिन को ये नहीं पता नीचे हाइपो के लिए जो दवा दी जा रही है तो ऊपर कहां जाके रुकना है, ये मेडिसिन को नहीं पता है, और ज्यादा है उसको कम करने के लिए दवा दी जा रही है, तो उस दवा को ये नहीं पता नीचे कहां जाके रुकना है। ये किसे पता है? ये पता है आपके थायराइड ग्लैंड को, क्योंकि ये क्या कहे, इसके बारे में क्या कहा जाता है, दैट इज वेरी इंटेलिजेंट ग्लैंड। ये इंटेलिजेंट ग्लैंड है, इसलिए ये निर्णय खुद लेती है। अब सॉल्यूशन क्या है जी? सॉल्यूशन ये है कि पहली बात तो दिमाग से हाइपो और हाइपर दो अलग अलग नहीं है, ट्रीटमेंट एक ही है इनका, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, आपको स्वस्थ रहने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको चाहिए आपकी ग्लैंड ठीक से काम करे, ठीक से फंक्शन करे, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा और कम ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल में किसके में है? ग्लैंड में है। ठीक, तो ये ठीक से काम करे, यह निर्णय ग्लैंड का है। इसलिए हमें इस ग्लैंड के पोषक तत्वों को, इसको ये ठीक से काम करे, उन पोषक तत्वों के बारे में जानने की और वो सॉल्यूशन देने की जरूरत होगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दोनों का एक ही है, न्यूट्रिशन, जो कि थायराइड ग्लैंड के ठीक से फंक्शन करने में हेल्प करेगा। वो क्या है, क्या देना होता है इसके लिए? इसको चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड सही मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का। इसको चाहिए सेलेनियम, जिससे अच्छा हेल्दी बना रहे। इसको चाहिए विटामिन बी, इसको चाहिए विटामिन डी, इसको चाहिए प्रोटीन अच्छी मात्रा में और सही मात्रा में, सही गुणवत्ता का।
चाय जैसा प्रोटीन नहीं चाहिए इसको। इसको चाहिए आयोडीन, इसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, इसको चाहिए स्ट्रेस रिलीवर, अश्वगंधा जैसा कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस रिलीवर, इसको चाहिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो ग्रीन टी में खास चीज पाई जाती है जिसके कहते हैं लिचिसिन, वो काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और इसको चाहिए रिफाइंड ऑयल से दूर रखना हमेशा। अगर रिफाइंड ऑयल आपके खाने का हिस्सा बना हुआ है तो आपका थायराइड रिफाइंड ऑयल के कारण थायराइड की डिजीज, जिसे थायराइडिज्म कहते हैं, ज्यादा समाज में आई है। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में लेने की जरूरत होगी। इसके लिए आपको जिन्होंने बुलाया उनके साथ बैठिए, वो आपको एग्जैक्ट डोज लिखाएंगे। रैंडमली डोज मैं लिखा देता हूं, है ना। इनकी जरूरत बढ़ सकती है। कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं एक स्पेशल सेशन जरूर लूंगा आपकी टीम के लिए, और वो लूंगा नेचुरल बी पर। नेचुरल बी इतना कमाल का प्रोडक्ट है, उसको लेकर बहुत सारे मिथ हैं। और आपको बता दूं, लेटेस्ट स्टडी ये बताती है कि हार्ट पेशेंट बढ़ने का कारण कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना नहीं है, हिमोसिस्टम लेवल का बढ़ना है, यानी कि B12 का घटना है। तो एक बड़ा टॉपिक है ये, अपने आप में लगभग 30 से 45 मिनट का टॉपिक है, तो उस पर बात जरूर करेंगे कभी ना कभी। अब बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो मैं बीच में नेचुरल भी इसलिए आ गया कि जैसे उसकी डोज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, कितनी लेनी चाहिए। उसकी डोज है, एक्चुअल में आपको उसकी 9 टैबलेट तक पहुंचना होगा। अगर आप चाहते हैं हार्ट पेशेंट ना बने तो आपको मिनिमम है 3 डोज उसकी। हम इस मिनिमम का भी 1/3 कर लेते हैं और उसमें भी स्किप कर जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीजें इनकी डोज को लेकर आपको थोड़ा जानने की जरूरत है। चूंकि आप थायराइडिज्म की डिजीज पैदा होने के बाद ले रहे हैं, इसलिए आपकी डोज को बढ़ाना होगा। आप फिट हैं तो आपको जो रिकमेंडेड की जाती है वो डोज राइट डोज है, जो एक रूटीन ट्रेनिंग में हम बताते हैं, वो हेल्दी व्यक्ति को हेल्दी बने रहने के लिए। चूंकि आप स्पेसिफिक एक डिजीज को से बाहर आने की दिशा में जाना चाह रहे हैं, इसलिए आपकी डोज डिफरेंट होंगी। फिर मैं रूटीन डोज बता रहा हूँ। ओमेगा लेना है आपको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। नेचुरल भी लेना है 1 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट बता रहा हूं मैं आपको। न्यूट्राइट डेली लेना है आपको 1 सुबह 1 रात को। विटामिन D3 लेना है आपको 1 सुबह 1 टाइम। कैलमैक डी लेना है आपको 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम को, या 1 सुबह और 2 शाम को। दोनों ही डोज में से आप चूज कर सकते हैं। आपको एक हैवी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में चाहिए CFB जैसा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल, 1 सुबह 1 शाम को। आपको चाहिए ग्रीन टी वाला प्रोटीन पाउडर, 1 स्कूप सुबह और 1 स्कूप भरकर शाम को, यानी 20 ग्राम आपको लेना है। उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी का क्या है, प्रोटीन के साथ साथ ग्रीन टी। ठीक, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया, ये आपको समस्या से ठीक से मुकाबला करने में सपोर्ट करेगा। अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाया, आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनाया, आपने अपने पोषण का हिस्सा बनाया, तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, आपकी जो डिपेंडेंसी है मेडिसिन के ऊपर, वो डिपेंडेंसी कम होने लगेगी और बहुत कम समय बाद आप अपने आप को एक हेल्दी मोड में पाएंगे। आप पाएंगे कि आपकी दवाइयां बंद हो गई, जबकि जितनी भी लाइफ स्टाइल डिजीज इंसान को होती है उनको रिवर्सिबल और क्योरेबल नहीं माना गया। यही कारण है बीपी की दवा चली जिंदगी भर चल रही है, डायबिटीज चली जिंदगी भर चल रही है, थायराइड जिंदगी भर चल रही है। लेकिन अगर आप उसको सही से पोषण देंगे तो हम काम करते हैं उस ऑर्गन को अपने मूल प्रवृत्ति में लाने पर। हम उस ऑर्गन को ठीक कर रहे हैं, ना कि डिजीज को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि फंक्शन, अगर ऑर्गन सही हो गया, हमारा ये ग्लैंड ठीक हो गई, इसको ठीक से न्यूट्रिशन मिला, इसका फंक्शन ठीक हो गया, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना किसी चीज की। सारे सिम्टम जो आ रहे हैं, इसके रिवर्स सिम्टम दिख रहे हैं, वो सिम्टम धीरे धीरे वाइप ऑफ होने लगेंगे, आपके शरीर में से जाने लगेंगे। तो इस तरह से आपको सप्लीमेंट पर बहुत जानने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। अगर आपको महंगा लगता है तो आपको बिजनेस को तेजी से बिल्ड करने की जरूरत है। नया साल शुरू हो गया, एक बड़ा गोल बनाइए, अच्छी टीम के साथ हैं, अपनी अपलाइन मेंटर चुनिए, उनके साथ बैठिए, सही निर्णय लीजिए, आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।